Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने CAPF एसी एग्जाम 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पे मैं एक टॉपर सीरीज जो है वो चला रहा था, जिसके अंदर हम डिफरेंट एग्जाम के जो टॉपर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या उनकी जर्नी रही है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ है देवराज सिंह सर, और ये वो है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 13 जो है वो हासिल की है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2022 के अंदर। तो इस वीडियो के थ्रू हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसे रही और इनका जो जो जर्नी है इनकी, वो मैंने भी बड़ी करीब से देखी है। बिकॉज 2020 से लेकर के 2022 तक हम दोनों जो है वो कनेक्टेड है, और हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जिसके अंदर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे, साथ में मिलकर एक दूसरे का मॉक लेते थे। तो आज मैं भी सिलेक्ट हो गया हूँ और ये भी भाई सिलेक्ट हो गए हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या हुआ, और अगर हमारे चैनल के द्वारा भी कुछ इनको हेल्प प्रोवाइड की गई हो या फिर जो मॉक इंटरव्यूज है उनके थ्रू भी कुछ हेल्प मिली हो तो वो सर जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा देवराज भाई कि आप हमारे चैनल के ऊपर आए और आपने समझा कि हाँ, जो जो एस्पिरेंट्स है उन तक आपकी स्ट्रेटजी जो है वो पहुंचे और वो जाने। इस सेशन को हम थोड़ा सा लेस फोकस्ड रखेंगे प्रिपरेशन की तरफ, मेनली आपके जो चैलेंजेस है उनकी तरफ रखेंगे। बिकॉज आपके चैलेंज है वो आप खुद ही बताओगे कि किस तरीके से आपने प्रॉब्लम जो थी वो फेस की। शुरू करते हैं इस सेशन को। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बता सकते जैसा कि हिमांशु भाई ने बताया मेरे बारे में, मेरा नाम देवराज सिंह है। मेरा जो ऑल इंडिया रैंक 13 है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में। बेसिकली मैं आता गांव से हूं और जहां जाटोली मेरे गांव का नाम है। मैं इस समय आगरा में रहा हूं। मैंने अपनी जो कॉलेज है वह फॉरवर्ड डीएमईटी मुंबई से किया है, जिसे अभी आईएमयू मुंबई पोर्ट कैंपस के नाम से जानते हैं। मैंने वहाँ से मरीन इंजीनियरिंग किया था और उसके थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं मर्चेंट नेवी में एज एन ऑफिसर काम कर पाऊँ। पर हमेशा से डिफेंस की तरफ एक अलाइनमेंट था, तो मैंने CAPF एग्जामिनेशन दिए थे और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था CAPF में और तीसरा इंटरव्यू था। लास्ट 2 इंटरव्यू में हिमांशु भाई भी मेरे साथ थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लोगों ने शायद 2021 में तो हम सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए। तो हिमांशु भाई भी ठीक से बता पाएंगे उसे। तो हाँ, मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेसिकली हम यही करते थे कि हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर हम मिल करके इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक दूसरे का मॉक इंटरव्यूज लेंगे। आएंगे सर, उसके ऊपर भी आएंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी जानना चाहूंगा, ताकि लोगों को भी पता चले, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को उनको पता चले कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है और कैसी सिचुएशन में रह करके आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो की है। मेरे पिताजी अभी इस समय हेड कांस्टेबल हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, और पहले जो मेरी इनिशियल स्कूलिंग थी वह इधर गांव से हुई थी और सरकारी स्कूल वगैरह में मैं पढ़ता था। और उधर से फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था आगरा, और धीमे धीमे करके मैंने यहीं तक पर अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। और बाकी मेरी जो फैमिली है वह जॉइंट फैमिली है। बाबा मेरे दूधिया रहे हैं और चाचा जमींदार हैं, मतलब खेती वगैरह करते हैं, और पापा यहाँ पर बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो जॉइंट फैमिली है इधर। बेसिकली एग्रीकल्चर, जैसे हमारी एग्रीकल्चर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वैसे ही आपका कुछ सीन जो है वो रहा है। इधर तो सर आप ये बताइए कि मतलब ये सीएपीएफ के बारे में आपने कहाँ से सोचा? जैसे कि ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ आपके फादर जो है वो कांस्टेबल भी हैं, हेड कांस्टेबल है आरपीएफ में, फिर आपने मरीन इंजीनियरिंग भी किया है तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो फिर आपने ये सीडीएस एफ कैट इनकी तरफ ज्यादा फोकस ना करते हुए सीएपीएफ की तरफ ज्यादा फोकस क्यों किया? मतलब क्या रीजन रहे जिसने आपको अट्रैक्ट किया? सर, दरअसल मैंने इससे पहले फेलियर्स देखे थे एनडीए के टाइम पर, क्योंकि मैंने एनडीए में भी एसएसबी दिए थे। तो एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि एसएसबी काफ़ी अनसर्टेन है, आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और वहाँ जो मैंने फेलियर्स देखे थे उसके बाद मैंने यह चेंज किया अपने आप में कि किसी एक एग्ज़ाम के स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना उतना ज़्यादा रेशनल डिसीजन नहीं है। तो इसीलिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाए और इस तरह की तैयारी की जाए कि सीडीएस भी निकल जाए, एफकेट भी निकल जाए, सीएपीएफ भी निकल जाए, और थोड़ा बहुत अगर यहाँ मान लेता हूँ कि मेरे अंदर कोई मेडिकल का कोई इशू आ गया जो मुझे नहीं पता है, अगर वो इन दैट केस मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जा पाऊँ। तो इस तरह का एक इंटीग्रेटेड एग्जाम रिलेटेड मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी कि सभी एग्जाम निकल जाए एटलीस्ट, और फिजिकल अपने आप को, मतलब फिजिकल जो बिल्डअप है उसे इस तरह बनाया जाए कि सीडीएस का एसएसबी भी निकल जाए और सीएपीएफ का फिजिकल भी निकल जाए।
तो इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई थी। और एग्जाम मैंने दिए थे, सीडीएस भी दिया था, एफकेट भी दिया था और सीएपीएफ भी दिया था। पर क्योंकि एसएसबी काफ़ी अनसर्टेन होते हैं तो ज़्यादा ध्यान मेरा यही था सीएपीएफ में इस बार, क्योंकि एनडीए में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी। एनडीए के अलावा मैंने टेक्निकल एंट्री स्कीम भी दिया था और इन नेवी का भी एक एंट्री स्कीम होती थी उस समय क्लास 12 के बाद में, वो भी दी थी। पर वहाँ मेरा हो नहीं पाया था एसएसबी में। तो मतलब जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि सर ने काफी सारे एग्जाम्स जो है वो टारगेट किए हुए थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दूसरे एग्जाम्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा नजर आपकी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो एग्जाम ही शिफ्ट करते रह जाओ। एक कोई एक एग्जाम आपका मेन टारगेट जो है वो रहे। उसके साथ साथ जो सिमिलर टाइप के एग्जाम है उनकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, वो भी आप एग्जाम जो है वो दे सकते हो। ठीक है। तो अब सर से पूछते हैं कि सर ने सीएपीएफ एग्जाम के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करी और कैसे उन्होंने जो है अपने अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो किए। तो सर शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें ये चीज तो बता सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में कि आपने जैसे आपका जो मार्कशीट वगैरह वो मैंने देखी 2020 और 21 में दोनों बार आपके कम ही नंबर थे। लेकिन जो 22 है उसमें काफी ज्यादा जंप जो है वो देखने को मिला मार्क्स के अंदर। तो आप अगर उस चीज को टारगेट करना चाहें कि भाई आपने पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स में इंक्रीमेंट कैसे किया, तो वो अगर बताना चाहें तो बता सकते सर, इससे पहले भी जो अटेम्प्ट थे 2020 और 2021, उसमें बेसिकली मैंने एनसीईआरटी पर उतना फोकस नहीं किया था, रेफरेंस बुक पर किया था। जबकि सीएपीएफ का जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ज़्यादा आता है। खासकर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ या फिर एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस हैं, खासकर थीम से काफ़ी बनते हैं सीएपीएफ में, तो मैंने ठीक से एनालाइज नहीं किया था पहले पेपर को। इसके बाद जब 2022 का अटेम्प्ट आया था और मतलब तुमने भी बताया ही था भाई कि एक बार आप पहले पेपर देख लो और एक एग्जाम को फोकस करो सबसे लास्ट में। पहले आपने इंटीग्रेटेड तैयारी कर ली और फिर एक एग्जाम को फोकस करके उसका पैटर्न देख लो, पैटर्न देख के तैयारी शुरू करो। और ये फिर मतलब आप ही ने सजेस्ट किया था उस समय, याद हो तो कॉल पर, कि भाई मैंने ऐसे ऐसे तैयारी की है, अब तू इस तरह से कर ले, अगर आपको याद हो तो बोला था। तो मैंने क्या किया था, पेपर को हैं। पैटर्न को 180, एनालाइज कर लिया। 180 प्लस वाला, हाँ 180 हाँ हाँ प्लस हाँ, वाला वही। सीन वो हाइप, हाँ हाँ वो हाँ। बहुत बड़ी हाइप उस टाइम पे क्रिएट हो गई थी। उस टाइम पे एक्चुअली में लोग मेरे को पूछते थे यार ये कैसे हो सकता है, कौन ला सकता है 180 नंबर, इतने तो आ ही नहीं सकते, इतने आ जाएंगे तो तू टॉपर बन जाएगा, ये और वो पता नहीं क्या क्या। तो वो एक हाइप सी बन गई थी, वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट तो किया ही होगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, इन चीजों को टारगेट कर सकते हाँ, तो वही एनसीईआरटी को मैंने निचोड़ लिया था उसके बाद में, और पता चल गया था यहाँ यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक लिख लिए। उसके बाद में थीम्स को जो हिस्ट्री है तो मैंने थीम्स निकाल दी थी बहुत अच्छे से, मैंने थीम्स के नोट्स बना लिए थे, थीम्स कर लिया था। ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी से कर लिया था, लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए किया था। और इसके बाद इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने मृणाल जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए भी थोड़ी बहुत देखा था कि बाद में अगर नहीं होता तो सिविल सर्विसेज में भी देखा जाएगा। तो मृणाल सर के मैंने जो हैंड आउट्स है उनसे पढ़ाई की थी इकोनॉमिक्स के लिए। हैं। एनवायरमेंट मैंने ऊपर ऊपर से देखा था। पेपर 2 के लिए मेरा सिंपल था कि मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ता था। मैंने ज़्यादा पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी और ना ही मैंने तैयारी की थी। न्यूज़पेपर मैंने थॉरली फॉलो किए थे। न्यूज़पेपर से मुझे दो तीन चीज़ें थोड़ा फ़ायदा हुआ था, दो तीन चीज़ों में। जैसे आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए जो एडिटोरियल्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव, कुछ कुछ नेगेटिव टोन में जाते हैं, तो एडिटोरियल्स नेगेटिव, और साथ में जो जो ओपिनियन बेस्ड जो एडिटोरियल्स आते हैं, खासकर जो एमपी वगैरह लिखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टोन में जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख पाओगे फिर। तो आर्ग्यूमेंट वहाँ से कर लिया था। ऐसे वगैरह के लिए भी न्यूज़पेपर और थोड़ा बहुत जो बेसिक हम लोग जीएस में पढ़ते हैं उससे काम हो गया था। रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर, किस तरह न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखी जा रही है उससे। ग्रामर के लिए एक मैम है मैं रश्मि मैम करके, और मैंने उन्हीं से नोट्स बनाए थे। मतलब प्रीवियस ईयर उठाए थे उन्होंने, प्रीवियस ईयर करा रखे, मैंने उन्हीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुझे ये नहीं बनाए तो मैंने लिख लिया, ये नहीं किया, इस तरह किया था। उससे ग्रामर हो गई थी काफ़ी हद तक। तो उस जगह से मार्क्स इंप्रूव हुए थे। पेपर 2 में भी इंप्रूव हो गए, पेपर 1 में भी इंप्रूव हो गए। तो मोर और लेस जैसा कि आप सभी ने समझा कि सर के द्वारा बताया गया कि उन्होंने मेन फोकस जो है वो एनसीईआरटी पे किया। और एनसीईआरटी जैसे कि मैं भी बोलता आया हूँ सीएपीएफ एसी एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो। साइंस की भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी जो है और कुछ सब्जेक्ट्स में 11-12 की भी एनसीईआरटी है, वो अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। और सिमिलरली पेपर 2 में सर ने बताया कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का मेनली बहुत बड़ा रोल है। अब सर न्यूज़पेपर से फॉलो करते थे, मेरा क्या होता था कि मैं या तो वीडियो देख लेता था एडिटोरियल वाली, या फिर मैं कुछ बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके ऊपर रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो देख लेता था, उससे भी अपने पॉइंट्स बन जाते हैं।
और मेन बात वही है कि आपको अपनी एनालिटिकल अप्रोच जो है वो रखनी है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में अच्छा और बुरा क्या है वो सोच के चलना है बस। अब वो चाहे आप किसी भी सोर्स के थ्रू यूज करो। देन उसके बाद सर ने जो है ग्रामर के बारे में बताया कि ग्रामर का सर ने किस तरीके से किया। सर अब बात करते हैं कि देख आपने पेपर वन पेपर टू तो चलो ठीक है, मोस्टली मतलब मैं वो अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ, पूरा डिटेल में आई थिंक सब कुछ ही कवर कर चुके हैं। और अब थोड़ा आपके एक तो मार्क्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स आपने जैसे इंप्रूवमेंट बताया तो कितने से कितने का इंप्रूवमेंट आया 2021 में, आपके क्या मार्क्स थे और 22 से आपके क्या मार्क्स है। और दूसरा कोचिंग का क्या सीन है, आपने कोचिंग वगैरह कोई ली थी, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ली थी या नहीं ली थी? मैं बता देना चाहता हूँ 2020 में मेरे पेपर वन में 138 मार्क्स थे। 2021 में मेरे पेपर वन में 148 मार्क्स थे। अभी 2022 वाले अटेम्प्ट में मेरे 169 मार्क्स हैं। और अभी ठीक है। 2023 का जो अटेम्प्ट है उसमें मेरे लगभग 180 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। तो अभी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं अच्छा। आया पर मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं। अब तो आएगा भी नहीं रिजल्ट, अब आप सिलेक्शन हो गया, मार्क्स नहीं आएंगे अभी। हाँ करेक्ट है, दो क्योंकि हजार बाईस में रिजल्ट हमारे नहीं भी आया। मार्क्स नहीं 2022 का रिजल्ट तब तक नहीं आया तो देना पड़ा था वो वाला पेपर। अब उसके बाद में एक दो आए। दिन सर बाद ये रिजल्ट आ गया जब पेपर डे। वही है, वो एक 180 प्लस वाली हाइट को आप तो जब टच करने का सपना था वो रह ही गया वही कि भैया वो वापस हो नहीं पाएगा, पूरा पता नहीं चलेगा। और पेपर टू के अंदर सर आपके मार्क्स किस तरीके से थे? हाँ सर, पेपर टू में मेरे 2020 में 85 मार्क्स थे। और 2021 में मेरे मार्क्स गिर गए थे, 80 रह गए थे। और इस बार 2022 में मेरे मार्क्स 96 हैं। 96 मतलब मोर और लेस एवरेज की तरफ ही है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोर आपने जो है वो किया हो। मैं भी स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ कि आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पेपर टू में बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं। आपको 90 से 95 की अगर एवरेज ले आते हो ना तो आप रैंक वन भी ला सकते हो। आप मेरे स्कोर देख लो, मेरे 2020 में भी 91 थे, 21 में भी 93 है और फिर भी मेरी रैंक वन है। सर के देख लो 90 मार्क्स है फिर भी इनकी रैंक 13 है। तो इसका बेसिकली क्रक्स यही निकलता है कि तीन चीजें हैं, पेपर वन पेपर टू और इंटरव्यू। तीन में से किन्हीं दो चीजों के अंदर आपको बहुत बढ़िया कर देना, तीसरा आप एवरेज भी रहोगे तो आप तो भी टॉप 10 टॉप 20 में आ जाओगे। तो सर एक चीज जो स्टूडेंट्स के द्वारा काफी पूछी जाती है, कोचिंग और टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में, क्या आपने ऐसा कुछ किया था? एज फार एज कोचिंग इज कंसर्न, मैंने मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग को फॉलो वगैरह नहीं किया है, ना ही मैंने कहीं पे टेस्ट सीरीज दी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएससी की साइट पर मिलते हैं, यूपीएससी की साइट से निकाले थे, वही प्रीवियस ईयर पेपर मैंने किए हैं। और टेस्ट सीरीज मैंने कहीं की नहीं ली। हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यू अलग अलग जगह पे लिए हैं। तो अलग अलग जितना फ्री हो पाया, जिसने फ्री मॉक इंटरव्यू किया था बिल्कुल मैंने बिल्कुल। उनके मॉक इंटरव्यू दिए थे। लेकिन मैं ज़्यादा रिलाई किया था तो पीयर टू पीयर मॉक होते हैं, जैसे मैंने हिमांशु भाई को भी मॉक दिया है। अपने जो दोस्त इस बिल्कुल बार के बिल्कुल। थे पुष्कर भाई हैं अपने, जितने भी जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्होंने इस बार भी मेरी हेल्प की थी, उन्होंने मेरे मॉक लिए थे, दिव्यन भाई जो भी सिलेक्टेड हैं। और जो नॉन सिलेक्टेड थे उन्होंने मेरे पीयर टू पीयर मॉक लिया है, ग्रुप ऑर्गेनाइज करके भी मॉक लिए थे। और एज फार एज टेस्ट फॉर द एग्जाम इज कंसर्न, मैंने एग्जाम के लिए भी कोई खास टेस्ट नहीं दिए थे, सिर्फ प्रीवियस ईयर किया था और पेपर टू का भी प्रीवियस ईयर किया था। और जो टेस्ट वगैरह होते हैं मैं उनको नहीं लिख पाया था, मैं कहूँगा लिख नहीं पाया था, अगर टाइम होता तो जरूर लिखता। अच्छा मतलब बेसिकली आपकी कोई कोचिंग भी नहीं रही, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं रही, आपने जो प्रिपरेशन करी है वो खुद से ही करी है। और मैं भी स्टूडेंट्स को जनरली यही बोलता हूँ कि सीएपीएफ एसी एग्जाम में जो है ना, कोचिंग की एज सच रिक्वायरमेंट है भी और नहीं भी है, ये आपको डिसाइड करना है आपको जरूरत है कि नहीं। जैसे सर को जरूरत नहीं फील हुई, मुझे भी फील नहीं हुई, लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसको जरूरत फील हो। तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये ना करें कि कोई टॉपर बोल रहा है कि उसको कोचिंग की रिक्वायर नहीं थी तो आपको भी रिक्वायरमेंट ना पड़े, क्योंकि उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट है, आपका लेवल ऑफ अब मेरे से कंपेयर करने जाओगे तो यार डिफरेंट सिचुएशन रहेगी ना। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ मैंने तो सीएपीएफ की तैयारी 15 दिन करी है, मैंने पूरा डेडिकेटेडली किया ही नहीं कभी। लेकिन वही है, उस चीज के देख करके अपने जो डिसीजन है वो मत बनाओ, अपना डिसीजन खुद से लो कि भाई कोचिंग की आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को जरूरत होती है, किसी को जरूरत नहीं होती है। बाकी सर ने बताया, सर ने कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं ली, हमने भी नहीं ली थी, कोई सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेनली प्रैक्टिस करना। बट हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स पेपर टू में खुद को वीक फील करते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि पेपर टू के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, या तो खुद से कर सकते हो, नहीं तो आप जो कोई कोचिंग जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उसके थ्रू आप कर सकते हो। बट पेपर टू की प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं चलेगा आपको कितना आता है, आपकी ग्रामर ठीक है कि नहीं, आप सेंटेंस सही बन रहे हैं कि नहीं।
आपको कंटेंट आता है कि नहीं आता है, आपकी इवेल्युएशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर देना चाहिए उस चीज के अंदर, ठीक है। तो अब सर से बात करते हैं कि सर ने इंटरव्यू का जैसे बताया सर ने प्रिपरेशन के बारे में, तो इंटरव्यू में आपके स्कोर्स क्या क्या रहे थे? जैसे 2020 का तो मुझे पता ही है, मैं और देवराज भाई दोनों का इंटरव्यू था, हमारा बोर्ड भी सेम था लगभग शायद मेरे ख्याल से, है ना। मनोज सोनी सर का बोर्ड था मेरा तो। नहीं, हाँ, तुम्हारा आपका तो 24 सर का मधुबनी था। का था। हाँ, तुम्हारा 24 सर का मेरा था। मेरा सर का था। 24 सर का था। हाँ, लेकिन हमारे हाँ, नंबर सेम सेम थे, मेरे मेरे 90 थे, आपके 89 कुछ थे मेरे ख्याल से ना, 88 89 नंबर करेक्ट थे। करेक्ट हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में बताइए, 2020 से लेकर के 2022 तक के अटेम्प्ट तक आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी, और किस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो किया? बाकी मॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ मैंने भी दिया है, कुछ आपने भी दिया है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। मेनली आप इंटरव्यू में किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा इस बार आपके जो इंटरव्यू में स्कोर है उसमें काफी इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो वो थोड़ा बताइए कि कैसे वो इम्प्रूव हुआ, कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया? इंटरव्यू मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था। मेरे पहले अटेम्प्ट में 89, उसके बाद वो 105 है। इंटरव्यू में जो जो मेरा डेफ आपने देखा ही था, हिमांशु भाई ने बोला भी था, यार बहुत भरा हुआ डेफ है, इसमें बहुत ज़्यादा हाँ अचीवमेंट जी, है, ऐसा ऐसा लग रहा बोल है रहे जैसे दिखाने के लिए। तो बिल्कुल भरा हुआ हैं। डेफ था वो मेरा। और मतलब मैंने लिखा था, जो जो मैंने कॉलेज में किया, हमारे कॉलेज में कराते थे, तो मैंने लिख दिया था। अब यह थी कि फिर हिमांशु भाई और अपन ने डिस्कस किया था, तो बोला था कि यार एक एक चीज़ पढ़ना, अब एक एक पॉइंट बनाते चले जाओ, जितना भी अगर एक शब्द भी लिखा है ना डेफ में, सबसे पहले उसके ऊपर थोरो रिसर्च कर लो और थोरो रिसर्च करके अपना लिखते चले जाओ। तो मैंने क्या किया था, कॉपी बना ली थी। अब उस कॉपी में अगर मैंने, जैसे वेट लिफ्टिंग में मेरा कुछ मेडल है, तो वेट लिफ्टिंग में, अब वेट लिफ्टिंग में कौन कौन से इवेंट होते हैं, उसमें हाईएस्ट वेट कैटेगरी, वो कैटेगरी क्या है, लोएस्ट वेट कैटेगरी क्या है, उसमें कौन जीता है, कौन नहीं जीता है, इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या रहा है, कौन से मेडल आए हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं, जितना भी हो सकता है मैंने सारे ही डायमेंशन कवर करके लिखे थे। और इसी तरह मैंने डेफ, पूरा जो डेफ था उसे ठीक से प्रिपेयर कर लिया था, एक एक डायमेंशन को। उसके बाद में फिर जो इंटरनल सिक्योरिटी को हमने ठीक से डिस्कस कर करके, ये तो हिमांशु भाई के साथ ही हुआ था, अपन ग्रुप पे शेयर करते थे, जो जो मटेरियल मिलता जा रहा है उसे हम करते जा रहे थे। अब क्योंकि मेरा मरीन में था इंजीनियरिंग, तो मरीन इज लाइक कोस्टल सिक्योरिटी रिलेटेड, कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, क्योंकि 2020 का जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें शायद 40% सिर्फ और सिर्फ कोस्टल सिक्योरिटी, जो कोस्टल जो अपना है एरिया, वहाँ से कौन कौन से इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को मिल रहे हैं और उससे रिलेटेड वर्डिंग जितनी भी आई हैं, या फिर कौन कौन से कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हुआ, उसी के ऊपर बेस्ड था मेरा। तो इंटरनल सिक्योरिटी को मैंने कवर कर लिया था अपने थोड़ा बहुत डिस्कस कर करके, और जो बची हुई चीज़ें थी, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक थी, वो मैंने फॉलो कर ली थी। इंटरनल सिक्योरिटी के बाद में जो अलग अलग जो इवेंट चल रहे हैं उनको डेली अपन ने फॉलो किया था और लिख लेते थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको लिख लेते थे। 2020 के बाद में 21 में थोड़ा बहुत मैंने ध्यान दिया था, पर चैट जीपीटी का मुझे बाद में पता चला था, बिल्कुल लास्ट में कुछ एक दिन रह गए थे, चैट जीपीटी का यूज़ करने लग गया था फिर 2021 में, और 22 में मैंने ठीक से चैट जीपीटी को यूज़ किया है। चैट जीपीटी में जो भी चीज़ नहीं मिल रही है तो प्रोबेबल क्वेश्चन डाल देता था, प्रोबेबल क्वेश्चन ऑन वेट लिफ्टिंग, उसके बाद में जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर भी लिख लेता था, और जो जो क्वेश्चन के आंसर मुझे आ रहे हैं तो उसको सामने बोल बोल के प्रैक्टिस करता था कि ये ऐसा है। हिंदी से इंग्लिश में भी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मैंने 2020 में हिंदी में ही दिया था और हिंदी में ही प्रिपरेशन करके गया था। बोर्ड मेंबर्स ने कह दिया था कि अंदर भाई तुमको हिंदी में नहीं देना है, अपने को इंग्लिश में देना है। तो अब वहाँ पर एकदम 2020 नई में सीन कंडीशन हुआ आ था गई। ना, बिल्कुल। 2020 में उन्होंने 24 अलाउ, सर ने मना कर दिया था कि भाई हिंदी में नहीं देना, पहला कैंडिडेट और जाके बोल रहा है सर मैं हिंदी में दूंगा। यही हुआ फिर था। और 2021। फिर इस बार ये हुआ कि जो हिंदी में क्वेश्चन पूछना है तो हिंदी में क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन तो इंग्लिश में। बेसिकली प्रिपेयर करके गए थे एक वर्ष प्रिपरेशन के, मतलब एक मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी पूछ सकते हैं और कुछ भी करेंगे। 2020 में तो आके मेरे सर यहाँ पे खड़े होकर ऊपर थे, ये सीन था। यहाँ से जो मेंबर बोर्ड थे वो खड़े होकर यहाँ पे आ गए, ऊपर से देख रहे थे मुझे, तो थोड़ा बहुत नर्वस करने के लिए करते हैं वो सब, तो होगा। तो मतलब इंटरव्यू में बेसिकली आपका जो फोकस था वो डेफ के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहे थे। मेनली ये था कि भाई ग्रुप डिस्कशन करना है, ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स जो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ आपको बात करनी है, उनसे उनसे जानना है, उनको मॉक इंटरव्यू वगैरह देना है। जब भाई ने बताया भी कि 2022 में तो मैं नहीं ले पाया था, क्योंकि 22 में कई सारे रीजन थे। एक तो मेरे खुद के कुछ कोर्सेज ऐसे आ गए थे जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। फिर दूसरा अपना खुद का रिजल्ट आ गया था जिसकी एंजॉयमेंट, और कभी कहीं सेशन लेने जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, तो इस वक्त बिजी हो गए थे काफी ज्यादा। लेकिन 20 और 21 में हमने फिर इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी वो साथ में ग्रुप के थ्रू करी। काफी सारे लोग थे, जो 20 में भी बहुत सारे सेलेक्ट हो गए थे। अपने काफी सारे दोस्त थे, विशाल था, अनुराग था,
2021 में हम सेलेक्ट हो गए, 22 में ये सेलेक्ट हो गए। तो सही है, मतलब ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप एक तरीके से ग्रुप की तरीके से करते हो तो काफी अच्छा लगता है, और उससे ये होता है कि सीखने को मिलता है दूसरा बंदा क्या सोचता है। जैसे अब भाई ने इंटरव्यू में, मेरे को याद आ रहा है कि इन्होंने अपने डेस्क के अंदर लिख रखा था मिमिक्री, और मैं इनका मॉक इंटरव्यू ले रहा, मैं पूछ रहा भाई सुना कुछ ऐसा जिससे जिससे मुझे हंसी आ जाए। अब भाई बोलता है कि यार मानसू भाई मैंने अभी प्रिपेयर नहीं करा। अरे भाई मिमिक्री लिखा हो, करना पड़ेगा, चाहे वो तेरे से चुटकुला पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो बताना पड़ेगा उनको। ठीक है, 22 में तो यही आई करवा भी होप ऐसा लिया, तो कुछ 22 में करवा लिया, करवा लिया। अच्छा 22 में अच्छा, अंदर क्या करवा हुआ लिया इसमें? मैंने कहा मिमिक्री करो, खड़े होके करूँ मिमिक्री, करवाइए मैं सब। किसकी किसकी करी फिर, कैसा था सीन, थोड़ा एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, अच्छा तो थोड़ा भाई, खुशी अरे का भाई माहौल तूने बने। वो बोला तो था ना तुमने कि यार जो चीज तेरे को आती वो करा, तो तू मतलब तू पहले मतलब तूने मुझसे पूछा था कि हाँ, भाई मैंने तेरे को यही तो सजेशन दिया था, मिमिक्री क्या है, मिमिक्री हाँ जरूरी नहीं एक्टर की करनी हो, तू कबाड़ी वाला हाँ, बन जा, तू चाय बेचने अरे वाला बन जा, उनकी एक्टिंग कर तू। तो उसी के करके आगे अगर मैं, तूने तो वहां पे वहां क्या पे किया? वही वो एक तो मैंने टैक्सी वालों की की थी, अलग अलग स्टेट में जो टैक्सी वाले हैं वो किस तरह से बुलाएंगे, या वो जैसे मुंबई में तो मतलब अगर मुंबई के तुम स्टेशन पे जाओगे तो वो बोलेंगे कि अरे भाऊ 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 चलो 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 नील चलो 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 घुमाएंगे घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे, और कहीं पे भी बोलेंगे तुम्हें। मतलब मैं एक बार गया था तो भाऊ बोल के उन्होंने नई दिल्ली नई दिल्ली घुमा के लाऊंगा तुमको। मैं कह रहा भाई तेरे को पता भी तो क्या कह रहा है। ये सीन होते हैं। मतलब मेरे से कहा था मिमिक्री भी करो और तुमको स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी है, तो मैंने ये वाली बात एक बोली हाँ, थी। फिर उसके बाद अगर आप एमपी में जाओगे तो एमपी में अलग तरीके से बुलाएंगे, कहने कहीं कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो भाई आप, ये एमपी में बोलते हैं। अब यूपी आगरा में आ जाओ तो आपको हाथ पकड़ के ले जाएंगे, हाथ पकड़ लेते हैं आपका, अगर हाँ, आप जेंट्स हो ना तो हाथ वाह। पकड़ लेंगे भाई, अरे चलो चलो भाऊ ताजमहल दिखाएंगे, ताज महल। ये इस तरह मतलब तो वही इस है ना, तरह का मतलब मेरे बेसिकली नेचुरल रखना अपने आप को, मेनली बात वही है कि वहां पे आपसे मिमिक्री बोली भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हो, शाहरुख खान की मिमिक्री, आप जनरल जो पब्लिक जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप मिमिक्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस बार मतलब ये है कि 2022 के इंटरव्यू में जो सिचुएशन है ये आपने हैंडल कर ली, क्योंकि जहां तक मुझे मॉक इंटरव्यू गया था आपको आता आता नहीं था, लिख दिया था बस ऐसे ही उस टाइम पे, मतलब नहीं आता नहीं था, आती प्रिपरेशन नहीं थी उसकी, हाँ आती थी प्रिपरेशन क्या है ना, प्रिपरेशन नहीं करी थी, छूट गया था ना काफी टाइम मैं से। ये हकीकत में ये भी था ना कि इससे पहले जब मैं मिमिक्री किया करता था, स्टैंड अप कॉमेडी किया करता था, तब मैं किसी स्पेसिफिक एक्टर या पॉलिटिशियन की किया करता था, वो मैं इंटरव्यू में नहीं कर सकता हूँ ना, मैं करता था। हाँ इसीलिए बिल्कुल, इस बार मैंने टाइम ये भी हो किया गया ना था। फिर उस चीज को। हाँ, मैंने वॉचिंग लिख दिया हाँ था असल टाइम में, भी इस हो बार मैंने टेक्स्ट में लिखा हुआ था वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी एंड मिमिक्री, बस वॉचिंग लिखा था। फिर भी उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बॉक्सिंग वॉच लिखा करते था। भाई कुछ तो सीखा होगा ना, कुछ तो सीखा होगा, वो बताओ क्या सीखा है। तो उन्होंने हाँ बार हाँ बार बिल्कुल। बार किया था करने के लिए, तो मैंने तो साफ साफ अपने ये तो हमने दोनों साल कही थी आपको कि भाई ये मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडी तो करवाएंगे, वो एक ना एक बार तो तेरे से करवाएंगे वो, और वो करवा ली इस बार, अच्छा हो गया चलो। और बाकी अब बात करते हैं कि ये जो 3 बार, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी जो चीज मुझे दिखी वो ये थी कि आपने पहले अटेम्प्ट से लेकर के लास्ट अटेम्प्ट तक, लास्ट तो नहीं था, सेकंड लास्ट कहूंगा, आपने तीनों बार इंटरव्यू दिया, तो मतलब 3 बार इंटरव्यू देना पड़ा, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो क्या परेशानी मतलब हो रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप इंटरव्यू तक जा रहे हो, मतलब वो जो डिमोटिवेशन है, लाइक मुझे याद है मैंने 2020 में इंटरव्यू दिया था, रिजल्ट आया, हाँ मैंने तेरे से पूछा भाई हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हमारा कोई से का भी नहीं हुआ हाँ दोनों का, तो मैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था बिल्कुल। आपने 2 साल 3 साल जो है वो कैसे हैंडल करा इस चीज को, इन चैलेंजेस को, और फाइनली जब ये रैंक आई तो उसके बाद कैसा सिचुएशन थी, मतलब क्या चेंज आया आपकी लाइफ में बेसिकली, लाइक है ना कि भाई गांव में ऐसा हो गया या फिर ऐसा सम्मान मिला, ये मिला, थोड़ा वो अगर बताना चाहो, क्योंकि मेरा तो क्या है, चैनल है खुद का, मेरे साथ तो जो भी होता है मैं उसको वीडियो के रूप में अपलोड कर सकता हूँ, है ना, बट आपके पास अगर नहीं भी है तो आप बता सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि भाई क्या चेंज आपकी लाइफ के अंदर आया और कैसे वो चैलेंजेस आपने फेस करे। हाँ, जब फेलियर्स दिखते हैं तो दिक्कत तो होती है। अभी मतलब जैसे हिमांशु भाई ने बताया कि अपन तो एकदम टूटे से हो गए थे, तो 2020 में याद है, मतलब जब रिजल्ट के बाद में कॉल किया था, कॉल पे बात हो रही थी, यार दिमाग खराब हो रहा है यार, ये हो गया वो हो गया है, याद ही होगा। तो फिर जब ऐसा होता था बिल्कुल ब्रेकडाउन स्टेज होती थी। मुझे याद है अपन का रिजल्ट था 4 जनवरी को आया था लास्ट ईयर, तो हाँ 2020 में जो चार अटेम्प्ट था। जनवरी को आया। हाँ 4 जनवरी, 4 जनवरी को एकदम टूटे टूटे से। और फिर ये होता है मतलब उस समय ना, एक तो फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट था, दूसरा दोस्तों का किस तरह से मतलब किस तरह के रोल रहे हैं। संग की संग अपन फेल हुए, फेल होते ही अपन 2-3 दोस्तों से बात की, यार कैसा ऐसा हो गया है। फिर उन्होंने कहा यार टेंशन मत ले, क्या दिक्कत है तेरे को, कुछ दिक्कत हो ना तो तू अपन को बोल, अपन तेरे साथ में हर तरह से हैं।
फैमिली मेंबर्स ने बोल दिया था कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुमको तैयारी करनी है, आप तैयारी करो, क्या टेंशन है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं यार कि तुम किसी चपरासी के एग्जाम में फेल हुए हो यार, अब यूपीएससी के एग्जाम में इंटरव्यू देकर फाइनल मेरिट लिस्ट में रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बुरी तरह से फेल हुए हो। तो घर वालों ने काफी मोटिवेट किया था, दोस्त बहुत अच्छे हैं, दोस्तों ने बहुत मोटिवेट किया था, कुछ टीचर्स हैं, टीचर से भी बात की थी, उन्होंने भी मोटिवेट किया था, तो वहां से थोड़ा सा उठ गए थे। तो 2021 में भी जब रिजल्ट आया था तो पुष्कल भाई ने, जैसे कहते हैं ना कि उनका भी वो सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा नहीं हुआ था, बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने फोन किया था मेरे को, और उस दिन तुम्हारा भी फोन आया था कि यार कोई टेंशन नहीं, अपन तेरे से बाद में बात करेंगे, तू परेशान मत हो, तेरा नेक्स्ट ईयर में वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, याद हो तो। वो मैं मंदिर के पास में बात कर रहा था, हम्म। और दोस्तों ने काफी हद तक मोटिवेट किया था यार। चीजें ऐसी हैं, फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ एक वो कहते हैं ना कि कई बार चीजें आपके लिए ठीक नहीं होती हैं क्योंकि वो होनी नहीं होती हैं, क्योंकि आगे हम्म। जाके आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है। और वो कहते बिल्कुल हैं ना कि बिल्कुल किस्मत से ज्यादा, बोलते भी वो उसमें तुमने लिखा भी है कई बार कि किस्मत से ज्यादा हाँ, होता है, समय से पहले किसी को नहीं मिलता है। मैं बोल बिल्कुल, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। यही हाँ। तो बात और मैं वो तुम्हें मैं मेरे को मेरे सामने भी तो ये सिचुएशन थी। 2020 में मेरे सामने ही तो सिचुएशन थी। मैं इंटरव्यू भी देना था और 2021 के रिटर्न में मेरे 180 प्लस भी आ रहे थे। तो ये सोचता था कि यार मैं इंटरव्यू स्किप कर दूं क्या, मैं 2021 का अटेम्प्ट डायरेक्टली दूंगा क्योंकि मेरे को चांस है कि बढ़िया रैंक आ सकती है। बट फिर भी मैं इंटरव्यू दे के आया, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस मिल गया इसमें, और उसके साथ साथ भाई अगले अटेम्प्ट का जो है वो भी सेफ मेरे पास था। अभी अगर 2020 में मेरा हो जाता मान लो, तो या तो मेरे को लास्ट में भी कुछ रैंक आती, नहीं तो रिजर्व लिस्ट में नाम आता। और इधर 2021 में अपने को रैंक 1 ही आ गई सीधा। समझ रहे हो, यही सेम सेम चीज आपके साथ भी है। अगर मान लो 2021 में हो जाता, क्योंकि आपके नंबर बहुत कम थे, 148 थे, 80 हाँ, थे। यही मैं इंटरव्यू कहता में भी मैं था, कह रहा यही। 120 भी दे देते वो, 120 भी हाँ, दे देते, 110 120 भी दे देते, तो भी तुम्हारी जो रैंक है वो पीछे ही आनी थी। अभी रैंक 13 आ गई, और आज ही कल ही हमारा फोर्स, तुम्हारा भी फोर्स एलोकेशन हो गया, तो सीआईए सब मिल गई, पहली चॉइस मिल गई। वो ये लिखा है बस, कभी किसी को जल्दी मिल जाता है, कभी किसी को लेट मिल जाता है। बट ये है कि जो मेहनत कर रहा है, जो 3 बार बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहा है, वो काबिल तो है, उसका वेस्ट तो जाना नहीं है बिल्कुल भी। आज नहीं तो कल वो करेगा, और यहाँ नहीं भी कर पाया तो और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर के अंदर। और भाई ने जैसे बताया कि आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में फेल हुए भी हो, तो ये तो बड़ी बात है कि आपने यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए ट्राई किया और वहां जाकर के फेल हुए। ठीक है, कोई मतलब कोई छोटी चीज नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता। मेरे साल में केवल 151 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो अब आप सोच लो इंडिया में कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनमें से कितने ऐसे एग्जाम देने आते हैं, और फाइनल सिलेक्शन कितने का हुआ, सिर्फ 150 का। तुम्हारे रिजल्ट में भी मेरे ख्याल से कुछ 180 या 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। दो ठीक है, सौ 205 तो या वही है 205। कि वही बात है कि 200 लोगों का सिलेक्शन जब बेसिकली हो रहा है आउट पूरे इंडिया में से, तो इसका मतलब यही है कि आप कुछ बड़ी चीज जो है वो करके जा रहे हो। और इंटरव्यू में ही देख लो, इंटरव्यू में अगर जाकर के आप फाइनली फेल हुए हो, तो भी तो आप टॉप 500 टॉप 600 के अंदर आ ही रहे हो ऑल ओवर द इंडिया। क्योंकि इंटरव्यू वही दे पाता है ना जो 600 700 के अंदर आ रहा है, उसके नीचे तो फिर वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाएगा। तो यही है, मतलब मेनली है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो जो आपको सपोर्ट कर सके, फैमिली का सपोर्ट जो है वो ज्यादा रहे। ठीक है, डिस्कशन आप कर सको, बातचीत आप कर सको। और मेनली वही है, बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो सर की जो है वो वही सेम है, वही सेम सोर्सेज है, हिस्ट्री बस पॉलिटिक्स रिजल्ट आने ज्योग्राफी के बाद में इकोनॉमी, चीजें चेंज हो सेम गई। पेपर 2 के लिए। हाँ, रिजल्ट आने के बाद ये चीज जानने की कोशिश करूंगा कि रिजल्ट आने के बाद कैसे सिचुएशन चेंज हुई, मतलब क्या चेंज आया आपकी लाइफ के अंदर। जैसे होता है ना कि भाई काफी सारे वैसे लोगों के मैसेज आने लग जाते हैं जो आपको जानते ना हो, वो अपनी रिश्तेदारी भी बढ़ाने लगते हैं, फिर गांव में भी बहुत सेलिब्रेशन होता है, फिर पेरेंट्स को भी सम्मान मिलता है, तो वो कैसा करेक्ट है, सीन था वो बताओ थोड़ा सा, ताकि ये ये तो लोग एकदम भी जो सही। जो देख रहे हैं इस वीडियो को, ये भी थोड़े से मोटिवेटेड रह सके। ठीक है, पढ़ाई की बात तो हम हर दिन करते हैं, पढ़ाई की बात तो मैं डेली करता हूँ वीडियो के ऊपर। अभी थोड़ा सा वो थोड़ा मोटिवेटिंग वाली, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वो कौन सी गाड़ी है वो, एक्सयूवी 300, उसके अंदर सनरूफ पे मैं घूम रहा हूँ पूरे गाँव के अंदर। तो है ना, वो चीज मोटिवेटिंग है। अब कुछ लोग इसको शो ऑफ बोल देंगे, मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोल देते हैं कि रैंक 1 तो आई ठीक है, बट तुम तो शो ऑफ कर रहे हो। अरे अचीव करा है यार वो हमने, और ये चीज पता नहीं कितने लोगों को और मोटिवेट करेगा, क्योंकि मैं खुद भी वहीं से मोटिवेट हुआ था। तो तेरे को पता है भाई, मैं दिव्या तनवर मैडम जो है, जो आईपीएस बनी थी फिर आईएएस बनी, मैंने उनकी एक ही हाँ, वीडियो हाँ, को कम से कम 25-30 बार देखा है, जिसमें वो गाँव में आ रही है, गाड़ी में उनको लेकर के जाया जा रहा है, ढोल वोल बज रहे हैं, माला वाला हो रही है, फिर वो स्पीच दे रही है। इससे पता नहीं कितने मैं कितना मोटिवेट हुआ हूँ। तो इसीलिए वो चीज करी जाती है। तो आपका भी अगर कुछ ऐसा रहा है, कुछ एक्सपीरियंस रहा है, तो वो जरूर शेयर करिए, ताकि ये लोग बच्चे भी जो देख रहे हैं वो भी मोटिवेटेड रहे,
और अपने अगले साल की प्रिपरेशन और जोरों शोरों से करें। ये तो एकदम सत्य है कि मतलब चीजें बदल गई रिजल्ट आने के बाद में। वो कहते हैं ना कि मतलब जिंदगी बदल जाती है सिर्फ पीडीएफ ओपन करने में। आप आपकी जिंदगी बिल्कुल इधर से उधर हो जाएगी। बस पीडीएफ ओपन करनी है आपको। रिजल्ट में अगर आपका नाम है ना, आपकी जिंदगी बदल चुकी है। वो पीडीएफ ओपन करने में कहते हैं ना जिंदगी कितनी देर में बदलती है, तो वो 5-10 सेकंड में बदल जाती है। तुम्हारा तो 5 सेकंड में बदली बिल्कुल। होगी। वो रिजल्ट करते हुए पहली रैंक आ गई, काम मैं तो खत्म, जिंदगी बदली। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो रिजल्ट खोला और मैं रोल नंबर दिमाग से निकल गया। मैं कहा चल ठीक है, 6-7 पेज की तो पीडीएफ होगी, स्क्रॉल करूंगा नाम दिख जाएगा, अगर आया होगा तो दिख जाएगा। भाई मैंने पहला पेज जैसे ही प्रोविजनल प्रोविजनल वाला शिफ्ट करा, मैंने पहली रैंक पढ़नी शुरू करी, पहला ही नाम हिमांशु वत्स। तो वही है। वैसा ही तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस, क्या फीलिंग रही, फैमिली ने क्या रिएक्शन दिखाया, और गाँव में कैसा माहौल था, थोड़ा वो बताओ कि कुछ हुआ, फैमिली का सम्मान रिएक्शन वगैरह कैसे? बहुत अच्छा था। अभी मैंने अपना रिजल्ट भी देखा था, तो मंदिर में देखा। मेरी दोस्त थी मेरे साथ में, और मैं और वो रिजल्ट देख रहे थे। मतलब मैं खुश था, वो बहुत खुश थी, और मतलब वो माहौल ही अलग हो गया था। रिजल्ट देखते ही फिर उसके बाद में फ़ोन कर रहे हैं। मैंने अपने सबसे पहला फ़ोन अपने बाबूजी को किया था, मेरे जो बाबा लगते हैं। बाबूजी को फ़ोन किया था, बाबूजी बहुत खुश। उसके बाद अम्मा को बताया, अम्मा के बाद में जो लीनिएज होती है फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, उस हाँ हाँ, लीनिएज के हिसाब से फिर मेरे चाचा मेरे लिए सबसे बड़े एलिवेट। हैं। मतलब हाँ, फिर चाचा को बताया था, फिर पापा को बताया, उसके बाद बड़े भैया को बताया। उसके बाद में घर पे बताया था। घर पे बताया क्या था, मैं आ ही गया था घर पे कि वो मिठाई विठाई लेके। उसके बाद में चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो गई यार। ऐसा था कि 1-2 दिन तक तो टाइम ही नहीं मिला था कि कुछ कर पाएँ। चीज़ें बहुत बदल गई थी। तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, जैसा कि वो होता ही है। गाँव में गए थे तो हाँ गाँव में बिल्कुल एक होता है। अलग माहौल था, क्योंकि मैं मतलब अपन रहते हैं बामन गाँव। हमको हमारे बामन गाँव में क्लेन होते हैं, वो क्लेन गिने जाते हैं। तो बामन गाँव है, उन बामन गाँव में मैं पहला था जो अभी ए ग्रेड में निकला था। मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कोई बी ग्रेड में निकला हो। ये सीन है हमारे गाँव में। हाँ काफ़ी बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। हद तक बैकवर्डनेस है, तो बहुत समझ। बैकवर्डनेस है। और अब ऐसा था कि इससे पहले जब तुमको तो पता ही है भाई कि अपन ने 2016 में वो आईआईटी का एग्जाम दिया था, तो मैं पहला था जिसने आईआईटी चाहिए एडवांस सेलेक्ट किया था। उसके बाद से मेरे गांव से एक ग्रोथ आई है कि हाँ, बच्चों ने कुछ एक बच्चे ने नीट भी क्रैक किया है, एक भाई ने अपने ने मेरे से छोटा वाला उसने भी आईआईटी क्रैक किया है। उस मेरी फैमिली में एक है, उन्होंने भी आईआईटी क्रैक किया है। तो एक एक कहते हैं ना, इसीलिए सेलेक्ट नहीं होना कि अपने लिए कुछ कर जाओ। सेलेक्ट इसलिए हो जाओ कि वहां से जो लोग हैं नीचे से जो हाँ हैं वो मोटिवेट हो जाए। बिल्कुल मेरे जो बिल्कुल। बामन गांव है, अब वहां पे मोटिवेशन आएगा तो उत्थान होगा। जब उत्थान हो जाएगा ना, तब जाके लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तब ना उससे निकलेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, या कोई एक पर्टिकुलर जो प्लेन है वो ऊपर नहीं जाएगी, पूरा पूरा गांव ऊपर जाता है वहां से। तो वही हुआ था जब मैं अंदर बिल्कुल घुसा था, तो गांव में एकदम गजब वो वेलकम हो रहा है, अलग अलग गांव से लोग आ रहे हैं। फिर मुझे ले जाया गया था अलग गांव में। फिर वहां पर माला जो चढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ तो साफा बांधा जाता है सर पर। वह क्षेत्र में हाँ, मेरा भी तो ये हुआ था गले में पता है। डाला जाता है। अभी तो वो हाँ भाई, पगड़ी बांधी ये थी। सब अलग अलग गांव में यही चलता रहता 3-4 दिन तक। कभी इस गांव जा रहे हैं, कभी उस गांव जा रहे हैं। हर जगह पर तुम्हारे लिए ये कहते हैं ना कि एक आदर भाव, एक आदर सत्कार वाला भाव होता है, वह आता है। और आपके अंदर भी आता है कि यार एटलीस्ट मैं अपने यहाँ, मतलब मैं अपने बड़े बुजुर्गों को तो नहीं कर सकता मोटिवेट, तो बच्चों को मोटिवेट कर जाऊंगा कि भाई यार अगर बच्चों को मैंने बिल्कुल किया कर तो सकते। भी कर सकते हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था ना, आपको तो पता ही है यार। जब ये चैनल बनाया था हाँ, तब बहुत सारे लोगों ने पूछा था भाई क्यों बनाया, क्या मैं कहा, यार कुछ एग्जाम सिलेक्शन हो नहीं रहा, ऐसे ही मन में कुछ था। थोड़ा सा ये था कि भाई पहले से कि कुछ करना है यार, कुछ मोटिवेट भी करना है लोगों को। मेरे से तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया कि आप क्यों आना चाहते हैं। मैं कहा सर मैं अपने गाँव का, अपने एरिया का पहला गजेटेड ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और मैं लोग बच्चों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि सर आप इंस्पायर तो देखो करने नहीं आ रहे हो, मुझे पता है। मैं बोलता हूँ सर मैं इंस्पायर करने जा रहा हूँ, और मैं आज भी इंस्पायर कर रहा हूँ। अब वो तो आपके ऊपर है कि आप वो चीज एक्सेप्ट करें कि ना करें। तो वही है कि हम तो अपनी तरफ से वही करते हैं। इसीलिए मैं जब अगर पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है, बट मैंने अपने स्कूल में जब मैं गया था इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, तो मुझे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। तो वो एक खुद में ही बहुत बड़ी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत बड़ी बात है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते थे एज ए स्टूडेंट, 8-10 साल बाद आप वहीं एज ए चीफ गेस्ट की तरह जा रहे हो। झंडा फहराना बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी, मतलब है ना। और इतने सारे सेम बच्चों के सेम मेरे मैं भी सामने उस दिन एक 2,500, मेरे सामने उस टाइम पे 2 से 2,500 लोग जो थे ना वो प्रेजेंट थे। उनके सामने वो चीज करना अपने आप में ही गूज बम्स आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो है सही है। मतलब काफी अच्छा लगता है यार कि आप कुछ सेलेक्ट हो जाओ, और फिर आप ऐसे भी रहो कि आप और लोगों को भी मोटिवेट करो, वो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। तो बिल्कुल। लास्ट में फिर आपसे बस सर यही पूछना चाहूंगा कि आप, मतलब आप और स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं, मतलब क्या उनको बोलना चाहते हैं, कुछ लास्ट वर्ड जो आपके आप सोचते हो कि ये मैं बोलना चाहता हूँ, और अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर मतलब उनकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर
जनरल लाइफ के रिगार्डिंग आपका कोई अगर एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करना चाहते हो, ये चीज अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको सफलता जो है वो जरूर मिलेगी, तो वो अगर लास्ट में आप शेयर करना चाहें तो। 2-3 चीज़ जो मैंने की थी उनमें से एक ये था कि मैं बिल्कुल मतलब एकदम साइलेंस में चला गया था, ना सोशल मीडिया ना कोई और प्लेटफॉर्म में, कहीं नहीं। तो अचानक से जब रिजल्ट आता है ना तो कहते हैं ना कि सफलता इतनी शांति से करो कि सब, वो कहते हैं ना कि मेहनत मेहनत इतनी शांति वर्क से करो हार्ड इन कि साइलेंस सफलता शोर, अंटिल योर सक्सेस। हाँ, कि बिल्कुल सफलता बिल्कुल। शोर मचाए। तो वही मतलब मेहनत करते रहते, ज्यादा लोगों को बताना ही नहीं है, किसी को बताओ मत। तो सबसे पहली बात है कि बताना ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिर उन लोग को ज्यादा जिज्ञासा रहती है कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, रिश्तेदारों को भी रहेगा आपका हुआ कि नहीं हुआ ये। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सिंपल एक फंडा, बिल्कुल बिल्कुल डेवलपमेंट हो जाओ, आपको बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छे दोस्त बनाओ, उन्हीं दोस्तों को पता होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। खासकर ये जरूरी इसलिए है कि जब आपका बैड बैड फेज आएगा ना, तब वो ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वही आपके पीछे खड़े रहेंगे, वो खड़े नहीं रहेंगे जो आपसे रोज पूछ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्तों को बताना है, और खासकर ऐसे लोगों को बताना है जो आपके फेज में हो, आपकी उम्र के हों, क्योंकि वही समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है। दूसरा, आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जितना सोचोगे उतनी एक्सपेक्टेशन होगी, और उतनी एक्सपेक्टेशन के साथ में जब एक्सपेक्टेशन किल होती है ना तो उतना ज्यादा डिमोटिवेशन आता है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी है। ऐसा ही हमारी गीता में भी लिखा हुआ है कि निष्काम कर्म योग करना है, अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपन का काम है जब आ रहा है काम तो पूरी मेहनत से करना है, और एक बार कर दिया है काम उसके बारे में तो सोचना नहीं है, अगला स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, अपन अगले स्टेप पे जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी वो काम आएगी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती। मैंने एक समय पे आईआईटी के लिए मेहनत की थी, तो आज मुझे साइंस बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख के चला जाता हूँ लूसेंट से। और बहुत ज्यादा, जैसे कि हिमांशु भाई ने भी वही किया होगा, मुझे नहीं लगता कि साइंस की वो एनसीईआरटी चार्ट रहा है सुबह से शाम तक, वो उसने भी नहीं किया होगा, क्योंकि उसने भी आईआईटी का एग्जाम दिया था। तो मेहनत मैंने कभी मैं व्यर्थ नहीं बता होती रहा हूँ कहीं ना, ना। मैंने स्टूडेंट्स को बोला जरूर है कि साइंस की एनसीईआरटी हाँ पढ़नी है, बट मैं सच बताऊं, हाँ मैंने आज मैंने खुद कभी 6वीं से 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है। मैं फिर भी कोशिश हाँ होती, हाँ, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया ना यार, वो पढ़ हमने रखा है पहले यार, कर बहुत लिया, बहुत साइंस और सब काफी पढ़ हो रखा है, जाता अब यही बात है। और स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने साइंस पढ़ रखा है तो दोबारा से लगे हुए हैं साइंस साइंस, और वही चीज क्वेश्चन आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बैलेंस कर देना सब्जेक्ट को बैलेंस करो, आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। और फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ये मेन चीजें, कहते हैं ना, ये सब चीजें बाद में आपको काम आती हैं, कि जब आपके फेलियर आते हैं, भगवान करे ना देखने को मिले, लेकिन अगर आते हैं, इन दैट केस कोई ना कोई हो आपके पीछे, क्योंकि जब आपके पीछे कोई नहीं होता है ना तो आप खड़े होकर गिरते हो पीछे के बल, ये होता है, उसके बाद उठ नहीं पाओगे। तो जरूरी है कि कुछ तो हो आपके बैक में पीछे, और उसके बाद में गाइडेंस हो तो गाइडेंस आप किसी से लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं ना, वो पहले इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, तो अच्छा रहता है कि आप गाइडेंस ले लें किसी किसी से, तो अच्छा रहता है। और बस अभी यही है सर, मतलब थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट अप करते रहें, कभी थोड़ी बहुत फिजिकल है। एक्टिविटी भी कर लें ताकि आपको काम आए। तो जैसे सर ने बताया भी, मैं भी वही चीज बोलता हूँ आप लोगों को भी, कि आप जो है जो भी चीज पढ़ रहे हो, खुद पे ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस रखो। बाकी परसेवरेंस तो जरूरी है ही, एक बार फेल हो गई तो दोबारा खड़े होकर के तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग फेल होने के बाद छोड़ देते हैं, आपको वो करेक्ट। नहीं करना। अब सर ने छोड़ दिया होता तो 2 इंटरव्यू देने के बाद ये यार छठ यार बेकार है, सो छोड़ सी कि कुछ और करते हैं, और रैंक 13 नहीं आती, वो हमारे चैनल पे नहीं होते। ठीक है, अभी सीआईए सब में भी जाने वाले हैं, वो सीआईए सब में भी जाएंगे, है ना। तो लास्ट में सर एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है उसने कुछ हेल्प करी आपको कि नहीं करी, मतलब तो इतनी सारी वीडियोस मैंने डाली है, ऑल्दो जो नए बच्चे हैं वो तो बताते हैं, बट पुराने लोगों से मुझे जानने का इतना कुछ मौका मिला नहीं। तो अब आप सामने सामने बैठे हो तो पूछ ही लेते हैं कि भाई चैनल की कोई एक आध ऐसी वीडियो हो जिसने आपको कुछ हेल्प किया हो। आप, वैसे तो मैं वो तो कह दूंगा कि तैयारी तो आपने पहले पूरी करी रखी थी, वो तो जस्ट बस एक हाँ हाँ, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, बट फिर भी 1% अगर कुछ हेल्प हुआ हो। तो जैसे मैं क्या करता था, मतलब मैंने तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था चैनल। तो शुरुआत में वही कहते हैं ना, शुरुआत के जो बंदे थे, शुरुआत में जो पहले 1000 करने वाले थे, तो उन्हीं में मैं आ गया था। तो हाँ मैं क्या करता था रेगुलर, जैसे हर एक वीडियो तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन जो जो वीडियोस मेरे को लग हाँ रही थी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। होती थी, तो मोटिवेशन की वीडियो देख ली, एक वो वाली वीडियो देख ली, 24 घंटे में अपन क्या करते हैं, पूरा 24 घंटे में अपन क्या कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो हाँ बंदा क्या बिल्कुल। कर रहा है, 180 नंबर आए हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये लग जाता मैं है क्या फिर वो किस करूँ। तरह से पढ़ रहा है। उस समय मेरे को समझ में आएगा कि यार टैबलेट से पढ़ रहा है बंदा, यार मेरे को भी टैबलेट ले लेना चाहिए। हालांकि मैंने उस समय नहीं लिया, हाँ लेकिन मुझे लग रहा था कि अब जैसे मेरे पास अब टैबलेट मैंने अब लिया है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं इसे नोट बना सकता था, ये ऐसा हो सकता था, इसमें ये कर सकता हूँ। उस बंदे ने किस तरह तैयारी की है, चल चल के उस समय पता लगा था भाई, पैदल ऊपर छत पे पैदल चल
मतलब चल चल के पढ़ रहा था। मैंने कहा यार मैं भी कर सकता हूँ, तो लाइब्रेरी के सामने बाहर आ गया, किताब से पैदल चल चल के पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है ना, उससे मोनोटोनी याद ब्रेक हो जल्दी हो जाती है। जाता है, याद जल्दी हो जाता हाँ, मोनोटोनी है। ब्रेक हो जाती है। मैं एक ही जगह बैठ के पढ़ूंगा, उससे इतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी, जगह बदल बदल के पढ़ने से एफिशिएंसी उतनी आ जाती है। ये सीन है। तो ये कहते हैं ना, चैनल से क्या पता लगा, तो भाई दूसरा बंदा क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, उससे डिफरेंस पता लग जाता है। कुछ एक एमसीक्यू जो अमूमन डाले जाते हैं तुम्हारे चैनल पे, वो जो एक वो सेक्शन होता है प्लेलिस्ट के बगल में, वो उधर वो एमसीक्यू हाँ, जा जाके वो लिस्ट कम्युनिटी टैब, हाँ, कम्युनिटी टैब में आते कम्युनिटी। थे, पहले आते थे वो हाँ, लास्ट ईयर एग्जाम के आसपास जो है वो लाए गए थे। उसी समय पे मैंने किया था। उसके बाद तो मोटिवेशनल वीडियोस ज्यादा आने लगी थी, जब सिलेक्शन हो गया था तब वो मोटिवेशनल वीडियोस में वो गांव का, जहाँ पर वो गांव का कहाँ पर हुआ था वो फैसिलिटेशन, बिल्कुल। रिजल्ट का रिएक्शन, वो सब वीडियोस मैंने देखी थी। तो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत अच्छा तो लगता है कि यार भाई, मतलब इसको इतनी इज्जत मिल रही है, अगर मैं सेलेक्ट हो हाँ, गया तो मेरे को भी मिलेगी। हमारे साथ का ही है, और बात तो वही है ना कि कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया, हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ बैठता था, इंटरव्यू में बात करते थे हम साथ मिलके, ठीक है, और बहुत सारी बकवास भी करते थे आलतू फालतू की, है ना। सही बात हाँ, है, सत्य कथन। हाँ। चलो चलो, सही है सही है। तो ये थे देवराज सर। सर ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी तो आपको बताई। स्ट्रेटेजी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू ले चुके हैं, रैंक 1 का भी ले चुके हैं। खुद रैंक 1 जो है आप लोगों को पढ़ाता भी है यूट्यूब के ऊपर ही, काफी सारी वीडियो जो है वो देखेंगे, देखने को मिलेंगी। और भी वीडियो जैसी आती रहेंगी। तो लास्ट में सर को थैंक यू बोलते हैं कि सर ने अपना टाइम निकाला और जो है हमारे इस चैनल के ऊपर आप लोगों को गाइड करने के लिए जो है वो आए। तो मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जल्दी जो है वो सीआईएसएफ में मिलते हैं भाई, मजे करेंगे, बढ़िया यार, बोर हो गए हैं पढ़े पढ़े, ठीक है सत्य ना। सत्य कथन भाई। हाँ, ठीक है भैया। चलो चलो ठीक है, एंड करते हैं इस थैंक यू। सेशन को। चलो ठीक है सर, ओके।